हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं तो ये जो हमारा पूरा समाज है ये अपने आप में इस तरह से बना हुआ है कि इसमें लगातार कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट से बचने का सल्यूशन जो है वो हम तभी पा सकते हैं जब हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक मैकेनिज्म होगा, इंस्टीट्यूट होगा, जिसके लिए हम सरकार पर निर्भर करते हैं। क्योंकि सरकार वो लास्ट एंटिटी है जो हर तरह के मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है। समाज में जब भी किसी भी मुद्दे को लेकर के विवाद की स्थिति होती है तो हम किसी ना किसी गवर्नमेंट बॉडी के पास ही जाते हैं, अप्रोच करते हैं। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, हमेशा हमारा पहला इंटरेक्शन वहीं पर होता है जब भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हमको प्रोवाइड की जा पाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर गवर्नमेंट की हो जाती है। ये तभी पॉसिबल है जब हर एक कॉन्फ्लिक्ट को सही से समझा जाएगा, प्रॉपर वे में उन इश्यूज को एड्रेस किया जा पाएगा और जब वो इश्यूज एड्रेस होंगे उसके लिए एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस निकाले जा पाएंगे। उन सॉल्यूशंस के बेसिस पे प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई जा पाएगी, तभी हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले पाएंगे। मतलब फ्यूचर में कोई भी घटना जब हो या किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, उनको हम सॉल्व तभी कर पाएंगे जब हमने पहले से उन जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उनको एड्रेस किया होगा, उनके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस देखे होंगे और उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस बनाई होंगी। इसे कहते हैं प्रो अप्रोच, कि आगे तक क्या हो सकता है हम उस चीज को देखकर, सोचकर उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर पहला टॉपिक है जेंडर। जेंडर को लेकर के अभी ट्रांसजेंडर को भी मान्यता दी जा रही है और भी LGBTQ और भी अदर एस्पेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं। बट बेसिकली जब हम बात करें तो जेंडर में मेल और फीमेल को लेकर के जो भी इश्यूज होते हैं, अब इसको एज अ कंपेनियनशिप भी देख सकते हैं, एज अ पार्टनरशिप थ्रू आउट द लाइफ देख सकते हैं। उसमें मैटरनिटी इश्यूज हैं, पैटर्निटी इश्यूज हैं और भी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ऑफिशियल लेवल पर हो सकता है, पर्सनल लेवल पर तो है ही, प्रोफेशनल लेवल पर हो सकता है, ऑफिशियल लेवल पर हो सकता है। इसी में जब हम और आगे चले जाएंगे तो मेल और फीमेल का रिलीजन में क्या रोल है, रिलीजन किस तरह से मेल और फीमेल को देखते हैं, किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस देते हैं, किस तरह के लिवरेज प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से देखते हैं। रिलीजन में कहीं आपको कि स्त्री देवी है वो एक संज्ञा देते हैं, तो मेल और फीमेल को भी अदर अदर एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं। वही जब हम कास्ट की बात कर रहे हैं तो जेंडर में ही रहते हुए अलग अलग कास्ट में किस तरह की सिचुएशंस हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह की अपब्रिंगिंग है, किस तरह से पार्टिसिपेशन मिला हुआ है। स्पेसिफिकली अगर हम पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स्ट में बात करें, या विद इन फैमिली क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे रोल चेंज हो रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर के हम धीरे धीरे हर एक एस्पेक्ट में डिस्कशन करेंगे। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो क्योंकि हम सिविक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो रिलीजन को लेकर के लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। ये धर्म है, ये सत्ता है। पुराने समय से लेकर के आज तक धर्म सत्ता से ऊपर जाने की कोशिश करता है। सत्ता से मतलब सरकार से है, क्योंकि अभी हम सरकार की बात कर रहे हैं, पहले वही राजतंत्र था, राजाओं का तंत्र था, और अब हम लोकतंत्र में हैं, लोगों के तंत्र में। तो ये आपकी सरकार है, ये आपका धर्म है। जब भी धर्म
सरकार से बड़ा हो जाएगा तो वहां पर संप्रदायवाद की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, मतलब आपस में सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ जाएगा। एक लंबे समय तक जो भी बुद्धिजीवी वर्ग रहा या फिर कुलीन तंत्र रहा या फिर जिसे हम चर्च की व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि अब जो भी हमारा पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारी आधी से ज्यादा चीजें औपनिवेशिक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के लोगों ने हम पर लंबे समय तक शासन किया। क्यों शासन किया? क्योंकि वो हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी थे या हमसे बेहतर सोच सकते थे, समझ सकते थे और तंत्र का निर्माण कर सकते थे। उन्हीं की बनाई आज भी प्रशासनिक तंत्र पर हम काम कर रहे हैं। आज भी यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो जो नाम है, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे वो कमिश्नर हो, वो वही नाम है जो उस समय से लेकर के अब तक चले आ रहे हैं। अब ऐसे में एक लंबे समय तक चर्च ने ये कोशिश की कि जो राजा है उसको दबाया जा सके और अपनी प्रभुता हासिल की जा सके। हालांकि धीरे धीरे यही चीज परिवर्तित हुई जब लोकतंत्र आ गया। यहाँ पर लोकतंत्र में सरकार बड़ी हो गई। सरकार के बड़े होने का क्या फायदा है? क्योंकि सरकार प्रतिनिधित्व करती है संपूर्ण राष्ट्र का। जब हम सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार का सिंपल सा मतलब है कि वो पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, 140 करोड़ जनसंख्या का। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब लोग उसमें, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, यहूदी भी, मतलब जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठता एक अलग शब्द हो जाएगा। उन सबका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? उन सबको आगे लीड करने का काम कौन कर रहे हैं? वो काम सरकार कर रही है। तो हमेशा सरकार की प्रभुता होनी चाहिए। और ये जो प्रभुता सरकार की है ये किस पर निर्भर कर रही है? ये निर्भर कर रही है संविधान पर, संवैधानिक तंत्र पर। जो भी हमारा लिखित, जो भी शासन को चलाने की जो लिखित प्रक्रिया है, जो संविधान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो गवर्नमेंट गवर्न किससे हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से। और गवर्नमेंट के नीचे का जो हिस्सा है, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रही है गवर्नमेंट, उसके नीचे रिलीजन आना चाहिए। हमेशा से स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट है, पैरेलली किससे गवर्न हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके नीचे ऐसे समझिए ये गवर्नमेंट है, उसके पैरेलल है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जितने भी आपके रिलीजन हैं वो सबके सब आएंगे। हर रिलीजन अपनी एक बुक से या अपनी एक परंपरा से, रीति से, संस्कृति से, किताब से संचालित होता है। अपने जो भी मॉडल्स होते हैं, मान लीजिए हिंदू है तो यहाँ पर भगवत गीता हो सकती है, रामचरितमानस हो सकती है, या फिर इस तरह की जितनी भी पुस्तकें हैं वो होगी। मुस्लिम है तो ऑब्वियसली कुरान होगी, यहाँ है तो गुरु ग्रंथ साहिब होगी, यहाँ है तो बाइबल होगी। सबका अलग अलग अपना अपना क्राइटेरिया है। तो जब हम पढ़ेंगे धर्म और राजनीति के बीच में संबंध, तो इसका क्या इम्पैक्ट समाज में पड़ता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम कहते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इन सब का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही है। इन सब के सहभागिता से सरकार है। सरकार इन सब के लिए जिम्मेदार है। जो सत्ता है वो सत्ता सर्वोच्च पर है, इसलिए क्योंकि वो इन सब की सहभागिता को लेकर के चल रही है। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा से गवर्न होती है किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। क्योंकि संविधान बात करता है हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक संप्रदाय, हर एक लिंग को साथ लेकर के चलने की। यही फर्क है। अब अगर बाई चांस, जैसे रिलीजन हमेशा गवर्नमेंट से टकराता रहता है अपनी सुप्रीमेसी या सुपीरियोरिटी को होल्ड करने के लिए, मतलब रिलीजन हमेशा चाहता है कि अपने को इससे भी ऊपर लेकर के मैं चला जाऊं। अगर
ऐसा होता है किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए कि पहले बाइबल को लेकर के था कि बाइबल के दिशा निर्देश के अनुसार सरकार आगे चलेगी, मतलब जो भी राजा होंगे वो बाइबल से एक तरह से अपने जीवन को संचालित करेंगे और उसके अनुसार लोगों के साथ काम करेंगे। क्या ये संभव है आज के समय में? नहीं। ऐसा क्यों संभव नहीं है, ये हम जानेंगे। क्योंकि जब हम कहते हैं रिलीजन, मान लीजिए कि अगर ये गवर्नमेंट के पैरेलल हो जाए या गवर्नमेंट से ऊपर हो जाए तो इसका नुकसान क्या होगा? अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होने की बजाय, जैसे अभी हाल में ही विपक्षी पार्टियों ने संसद में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेकर के आए थे और जितने भी अपने को लोग अंबेडकरवादी कहते हैं या तथा कथित निचली जाति से हैं, अब निचली जाति मैंने इसलिए कहा क्योंकि उच्च जाति और निचली जाति में हमारा समाज विभक्त है। तो जो निचली जाति के लोग हैं वो हमेशा से खुद को शोषित और दमित मानते हैं, उनके साथ शोषण हुआ भी है एक लंबे समय से। तो चूंकि वो शोषित और दमित हैं, ऐसे में वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे हित में बात करे। वो अंबेडकर जी का समर्थन करते हैं संविधान की वजह से। तो अगर सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है तो सरकार देश की निचली जातियों के साथ है, देश के हर उस व्यक्ति के साथ है जो शोषित है। अगर सरकार यहां से हट करके किसी धार्मिक किताब के साथ आ जाएगी या धर्म के साथ सरकार खड़ी हो जाएगी तो उन लोगों का भरोसा टूट जाएगा जो लोग निचली जातियों से हैं। दूसरा, उन लोगों का, क्योंकि सरकार है वो हमेशा वोट पर निर्भर करती है, चुनाव पर निर्भर करती है, तो जितने भी शोषित वर्ग हैं वो अपने को सरकार से कटा हुआ महसूस करने लगेंगे, तो उनके हिस्से का जो वोट है वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। और आगे आते हैं, जब भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होने की बजाय इनमें से किसी भी धार्मिक किताब से गवर्न होने लगेगी तो देश में संप्रदाय को लेकर के आपसी संघर्ष और हिंसा का माहौल पैदा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? दूर कहीं दिल्ली में यदि समर्थन दिया जाता है इनमें से किसी एक किताब को लेकर के तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनमें आपसी संघर्ष पैदा होगा। पहला, जो निचली जाति और शोषित जाति हैं, जो भी वहां पर भी जैसे यूजीसी एक्ट को लेकर के भी बवाल हुआ, तो जो भी शोषित जातियां हैं वो अपने आप सरकार से डिस्कनेक्ट होंगी, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि कहीं ना कहीं जो वेद शास्त्र पुराण जिनकी हम बात करते हैं, जब हम इन्हें संस्कृति के कंटेक्स्ट में लेकर के जाते हैं तब वो एक अलग कंसर्न है, लेकिन जब हम उसे सरकार के चलाने के तरीके पर लेकर के आते हैं तब वो एक अलग तरह का कंसर्न पैदा कर देता है, क्योंकि वो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करता है। कॉन्फ्लिक्ट होगा, दूर कहीं बैठा व्यक्ति अलगाववाद की स्थिति में चला जाएगा। और अगर सरकार के जो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होने की बजाय अगर इनमें से किसी भी किताब से गवर्न होगी तो उस जगह पर अपने आप अलगाववाद पैदा होगा, नक्सलवाद पैदा होगा, क्योंकि दूर कहीं बैठे व्यक्ति को इस बात का मौका मिलेगा कि जो भी शीर्ष पर नेतृत्व करने वाले लोग बैठे हैं वो हम आम जनमानस से अलग होते जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक जितने भी प्रोविजंस हैं वो सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी एक किताब को लेकर के चलने की बात करने लगते हैं तो वो किताब किसी एक स्पेसिफिक मैटर पर होती। दूसरा, जब हम समाज के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो समाज आपसी संघर्षों पर बना हुआ है। अभी मैंने वही कहा कि जो भी डिस्प्यूट है वो कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस क्या होंगी, वो जानने की हमें जरूरत होगी। यहां पर होने की वजह से मत विभाजन की स्थिति, किसी भी स्थिति में लोग आपसी जो संघर्ष है उसको निपटा नहीं पाएंगे। ये जितनी भी पुस्तकें हैं अंत में इनका जो एसेंस है वो लगभग एक ही है, लेकिन ये आंतरिक जीवन से संबंधित बातें करती हैं, जबकि ये एक्सटर्नल लाइफ को सॉल्व करने की बात करते हैं। अगर जेंडर रिलेटेड डिस्प्यूट है, वो कोर्ट में जा रहा है, वो रियल लाइफ में आपकी लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला।
वो सोल्यूशन इन किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केवल आंतरिक जीवन से संबंधित बातें करते हैं। जबकि इनकी बात अगर आप करें, किसी भी तरह का अगर सवाल आ गया रिलीजन, अगर किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, कोई भी एक है, मान लीजिए अगर हिंदू को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उस एक बुक के प्रमोशन से जो बाकी रिलीजन के लोग हैं वो अपने आप डिवाइड हो जाते हैं। यहां से डिवाइडेशन क्लियर होता है। और अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है तो ये सारे लोग अपने आप गवर्नमेंट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है। इसीलिए धर्म निरपेक्षता की बात होती है कि धर्म में भी सरकार वहां हस्तक्षेप करेगी जहां जरूरत होगी। धर्म समाज का एक मूल तत्व है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, उसको साथ लेकर के चलना होता है, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज को एकत्रित करने में। लेकिन अगर संपूर्ण राष्ट्र को एक करने की बात है तो फिर वो एक ही हिस्सा है नेशनलिज्म, या फिर राष्ट्रवाद, या फिर नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट का आधार क्या है? उसका बेसिक आधार है ह्यूमैनिटी। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो डिवाइडेशन क्रिएट करेगा। अगर हम डिवाइडेशन की बात कर रहे हैं तो फिर एकता नहीं होगी, और जब तक एकता नहीं होगी, एक सूत्र में नहीं बंधेगा, संपूर्ण राष्ट्र एक साथ नहीं आएगा, तो समावेशी विकास की बात कर पाना संभव नहीं होगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो रिलीजन और स्टेट के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझने में मदद करता है। तो अगर संपूर्ण रूप से एकता के तत्व में पिरोना है तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं, नेशन फर्स्ट की भावना कहते हैं, कि यहीं से जो हमारी कोर ह्यूमैनिटी है वो सबको सपोर्ट करने की है, और इनसे रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं उन सबके सॉल्यूशंस फिर हमको यहीं पर मिलेंगे। इसीलिए अक्सर जो जब धर्म प्रबल होता है तो धर्म खुद को सरकार से बड़ा बताने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा से। ये गवर्नमेंट है और ये रिलीजन है। तो रिलीजन या तो गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चलाने का या गवर्नमेंट से ऊपर होने की कोशिश कई बार करते हैं, लेकिन जब भी ऐसा होगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जनरेट होगी। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होती है और रिलीजन उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। जो हमारी सोशल डाइवर्सिटी है उसका पर्सपेक्टिव थ्रेटन करना नहीं है किसी भी कंटेक्स्ट में। जो हमारी सोशल डाइवर्सिटी है, इंक्लूडिंग अगर वो जेंडर को लेकर के बात हो रही है, अगर वो रिलीजन को लेकर के बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर सही से पावर को एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा, या सही से जो मूल तत्व है या जो संस्कृति का जो किसी भी चीज का जो एक्सप्रेशन है, अगर वो सही ढंग से नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो एक क्यूओस लीड करेगा। मतलब जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, उनको एक सूत्र में अगर नहीं बांधा जाएगा तो वो अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, उनके अपने अपने एक्सप्रेशंस होंगे, और वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के कारण बनेगा। तो जो हमारी सोशल डाइवर्सिटी है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो हमारी डेमोक्रेसी को थ्रेटन करने का नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी सपोर्ट करती है कि हम बेस्ट पॉसिबल वे में सब लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने का काम कर सकें। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? कि मतलब हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने को एक्सप्रेस कर सकता है किसी भी तरह का। कोई टीका लगा सकता है, कोई हाथ में कलावा बांध सकता है, कोई जो भी उनका अपना है कृपाण ले सकते हैं। तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी को बुर्का पहनना हो, किसी को अपने आप को जिस भी बेस्ट पॉसिबल वे में
क्योंकि हम जब भी खुद को किसी रिलीजन का बताते हैं, उस रिलीजन से संबंधित जो भी चीजें हैं हम पहनते हैं या धारण करते हैं, उस हिसाब से ही चीजें आगे जाती हैं। और जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो हमारा अटायर है, उससे पता चलता है कि हम किस स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हमें अलाउ करता है, किस चीज के लिए? डेमोक्रेटिक सिस्टम हमको अलाउ करता है कि हम अपने आप को बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्रेस कर पाए। लेकिन वो जो एक्सप्रेशन है, जब वो रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाए, वहां से प्रॉब्लम होने लगती। तो उस रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को, उस डिस्प्यूट को एक सोल्यूशन देने का काम कौन करता है? डेमोक्रेसी करती है। यहां पर ये समझने की जरूरत है। जब भी हम डेमोक्रेसी इन इंडिया की बात करते हैं, अक्सर जातियों को लेकर के कुछ ना कुछ नारा सुनने को मिलता है, किसी न किसी तरह की विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ तक कि जब आप अपनी आसपास की परिस्थितियां देखेंगे या फिर आप ह्यूमन सेटलमेंट देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह पर लोग जैसे बसे हुए हैं, उनके बसाव का मूल कारण क्या है? यहाँ तक कि जब लोग धर्म की बात करते हैं, तो आप देखेंगे हर शहर में एक चौक होगा, एक सिविल लाइंस होगा, इस तरह से घंटाघर होगा, चीजें बनी होती हैं। और जो हिंदू लोग हैं वो एक तरफ दिखेंगे, जो मुस्लिम लोग हैं वो हमेशा आपको एक जगह बस्तियों में मिलेंगे। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में अक्सर लड़ाई की स्थिति रहती है। जो घरों का बसाव है वो एक जगह इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना से ग्रसित होते हैं। और कभी कभी इस तरह के दंगे भी देश में देखने को मिलते हैं। जब 1984 का दौर था, जब दंगे हुए, तो उन दंगों का मूल कारण क्या था? ये दंगे कब होते हैं? ये दंगे तभी होते हैं जब आपस में दो धर्म किसी तरह का सौहार्द बना पाने में, या आपसी सामंजस्य बना पाने में, या आपसी भाईचारा जब हार्मनी मेंटेन नहीं कर पाते। उसका भी मूल कारण क्या है कि द वे आई एक्सप्रेस माई सेल्फ इज द बेस्ट वन। मैंने खुद को जैसे एक्सप्रेस किया है वही फाइनल है, वही पूरी तरह से बेहतर है। जब हम इस भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि जिस तरह से मैंने अभिव्यक्त किया है वही सबसे बेहतर तरीका है, तो हम लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रहने लगते हैं। और हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति जो हमसे अलग है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यहाँ पर प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस को लेकर के है कि जो दूसरा व्यक्ति है हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक रिलीजन है, दूसरा रिलीजन है, हम इसे ए और बी रख लेते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी करने से अच्छा है। ए और बी है। ए ने जिस वे में खुद को एक्सप्रेस किया उसे लगता है यही बेस्ट वे है और हर किसी को इसी तरह से होना चाहिए। प्रॉब्लम यहां तक नहीं है जब तक ये लगता है कि जिस वे में मैंने एक्सप्रेस किया है वो सही है। प्रॉब्लम ये है कि जब हमें ये लगने लगे कि जिस तरह से मैंने एक्सप्रेस किया है हर किसी को इसी तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस को लेकर के। ये एक्सेप्टेंस आइडेंटिटी के लेवल पर हो सकती है, रिलीजन के लेवल पर हो सकती है, कास्ट के लेवल पर हो सकती है, जेंडर के लेवल पर हो सकती है। हर एक लेवल पर ये काम करती है। इन अ सिंपल वे हमें अक्सर लग सकता है कि जिस तरह से हम हैं हम ही सबसे बेहतर हैं और यही सबसे बेहतर तरीका है हमारे जीवन जीने का, और दूसरों को भी इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति के एक अलग ढंग है, एक अलग जीवन है, एक अलग तरीके हैं। ठीक उसी तरह रिलीजन के कंटेक्स्ट में हर व्यक्ति की अपनी एक अलग मान्यता है। मेरी जो मान्यता है हर दूसरा व्यक्ति उस मान्यता को क्यों माने? अभी वही बात आ गई जो हमने पहले देखा था, कॉन्फ्लिक्ट वाली, कि धर्म में एक स्तर पर आने के बाद कुछ लोग ये मानने लगते हैं कि यही किताब सब कुछ है, इसी किताब के आधार पर सबका जीवन होना चाहिए,
और कई बार वो सरकार से भी इस बात की उम्मीद करने लगते हैं कि सरकार भी इस किताब के अनुसार संचालित होगी। पर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस दिन सरकार किसी एक किताब से संचालित होने लग जाएगी, अन्यत्र लोग जो उस किताब को नहीं मानते वो सरकार के विरोधी हो जाएंगे। इसीलिए सरकार को हमेशा एक ऐसी पुस्तक के साथ चलना चाहिए जो तटस्थ हो, जो निष्पक्ष हो, जो भेदभाव रहित हो। वो किताब एकमात्र सिर्फ संविधान हो सकती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल इश्यूज को हर तरह से एड्रेस करती है। जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो इंटरनल इश्यूज को एड्रेस करती हैं। कोई भी नेशन इंटरनल इश्यूज पे नहीं रन किया। इंटरनल इश्यूज मतलब ह्यूमन के इंटरनल इश्यूज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशन वाइड। तो किसी पर्सनल लेवल पर जो इंटरनल एसेंस है उस पर कोई भी चीज रन नहीं की जा सकती। स्पेसिफिकली जब नेशन के कंटेक्स्ट में बात हो तो एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स को ही एड्रेस करना होता है। तो जो मेन कोर प्रॉब्लम है कि ये जो मैं कह रहा हूं इसी को मानो, ये सबसे बड़ी समस्या है। और जबकि संविधान कहता है कि हमें इस बात की स्वतंत्रता है, चाहे वो आर्टिकल 21 हो, चाहे आर्टिकल 25 से 28 हो, हमारे पास इस बात के चयन की स्वतंत्रता है कि हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं, कुछ भी चुन सकते हैं, किसी भी हिसाब से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो एक्सेप्टेंस को लेकर के है। जब हम अपनी ही पुस्तक को, अपनी ही बातों को, अपनी ही अभिव्यक्ति को, अपने ही धर्म को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं और उसे सरकार की तरफ से भी मान्यता मिलने लगती है, तो अल्टीमेटली किसी भी समाज में क्यूओस की स्थिति जनरेट होती है, क्योंकि उससे विरोध पैदा होगा। वो प्रारंभिक चरण में नहीं समझ में आता, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। उसी तरह जब भी किसी समाज में दंगे की स्थिति हुई तो दो धर्म में आपस में लड़ाई की स्थिति तभी बनी जब किसी एक धर्म ने यह मानना शुरू किया कि दूसरे धर्म के लोगों को भी वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम रहेंगे। जैसे पूजा करना किसी भी व्यक्ति का एक निजी नितांत मुद्दा है। किसी व्यक्ति को कैसे पूजा करना है ये उसका अपना मुद्दा है, वो अपने ढंग से पूजा कर सकते हैं। लेकिन अक्सर विवाद सुनने को आएगा कि कभी मंदिरों में काफी तेज आवाज में गाना बजाया गया। अक्सर आप सुनेंगे कि किसी मस्जिद में बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया गया, उस लाउड स्पीकर से आसपास के लोगों को समस्या हुई। स्वाभाविक सी बात है, चाहे वो अजान हो या कुछ भी हो, व्यक्ति विशेष ये सोचे कि मुझे इन भगवान की पूजा करना है, सही है, लेकिन बाकी सबको भी करना चाहिए। यहाँ पर गलतियां होना शुरू होती है और यही प्राइमरी रीजन होता है कॉन्फ्लिक्ट का। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, आपस में लड़ाइयां शुरू होने लगती। और इसको सॉल्व करने का एकमात्र रास्ता है हमारे पास संविधान, जो हर एक डिस्प्यूट को सही ढंग से मैनेज करते हैं और सही ढंग से बताते हैं कि क्या मतलब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होना चाहिए। हम यहाँ पर तीन तरह के सोशल डिफरेंसेस को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सोशल डिविजन्स और इनइक्वालिटीज को आगे चल करके एड्रेस करेंगे। सोशल डिविजन्स का सिंपल सा मतलब है डिविजन्स होना तब शुरू हो जाता है जब हम एक लेवल पर एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते हैं। जब हम एक्सेप्टेंस नहीं देंगे तो अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। एक है जेंडर, दूसरा है रिलीजन, तीसरा है कास्ट। और हम इनको देखेंगे, इसका नेचर ऑफ डिवीजन क्या है और इनका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, पॉलिटिक्स में इनका एक्सप्रेशन कैसा है, जेंडर का, रिलीजन का, कास्ट का। अभी तक हमने यही समझा कि इसको लेकर के हम आगे चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि एक कॉन्फ्लिक्ट है जो रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में लगातार होता रहता है, क्योंकि पॉलिटिक्स वो हिस्सा है जो देश में लगातार बदलाव के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन जब
रिलीजन उसको ओवर पावर करने लगता है अपनी पावर से, यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू होती है। ठीक उसी तरह जेंडर का पॉलिटिक्स में क्या रोल है। अगर हम जीवन में बदलाव चाहते हैं तो वो हिस्सा है सरकार के पास से आता है, लेकिन अगर सरकार में स्त्री और पुरुषों का दोनों का बराबर प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा तो किस तरह की समस्याएं होंगी या किस तरह की ऐसी परिस्थितियां रह जाएंगी जो कि अगर होती तो थोड़ा और बेहतर चीजें हो सकती थी। तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों के प्रतिनिधित्व की बात आएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं कास्ट की, कि कास्ट कैसे काम करती है पॉलिटिक्स में, क्योंकि किसी भी एक कास्ट को या तो अगर हम ज्यादा वरीयता देंगे या किसी एक कास्ट को हम पीछे छोड़ देंगे तो क्या परिस्थिति होगी। लंबे समय से ऑपरेसर ऑपरेस्ड क्लास रहा है तो उनको किस तरह का सपोर्ट सिस्टम दिया जा सकता है, क्या उनकी बेहतरी संभव है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जेंडर और पॉलिटिक्स के बीच का आपसी कोरिलेशन समझने की कोशिश करेंगे।